प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर चर्चा के इस श्रृंखला में आप सबों का स्वागत। आज हम लोग रोम के साथ मौर्योत्तर काल में जो समुद्री मार्ग से व्यापार हो रहा था उसकी चर्चा मूलतः कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक चर्चा है। इसका पहला खंड में अभी हम लोगों ने जो चर्चा की उसमें मैंने आपको मोटे तौर पर जो सिल्क ट्रेड हो रहा था चीन से यूरोप का और उसकी चर्चा हमने की, और जो उससे जुड़े जो राजनीतिक पक्ष थे, यानी कि अगर आप चीन से लेकर यूरोप तक के भूखंड को देखें तो मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, यूरेशिया का इलाका, फिर लाल महासागर, रेड सी जिसे कहते हैं, ये सभी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। और यहाँ जिस प्रकार की राजनीतिक शक्तियां काबिज थीं उसकी चर्चा हम लोगों ने की। जैसे उत्तर पश्चिमी भारत या उत्तर भारत में कुषाण का होना, चीन में हम सभी जानते हैं हान साम्राज्य था, रोम में यूरोप में रोमन साम्राज्य था, और जो बीच का इलाका है ईरान वाला वहाँ पार्थियंस रूल कर रहे थे या अरसासिड अंपायर जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ जो अरसासिड रूलर्स थे, पार्थियंस थे, उनके अंतर्गत जो जबरदस्ती चुंगी वसूली की जो नीति थी उनकी, उससे आहत होकर जो सिल्क ट्रेडर्स थे वो एक ऑल्टरनेट रूट खोज रहे थे। और ये जो एक हिस्टोरिकल नीड थी सिल्क ट्रेडर्स की, वो कुषाणों के अधीन जो इस समय का इलाका था उत्तर पश्चिमी भारत का और उत्तर भारत का, उसने पूरा किया, जिसके फलस्वरूप अब ये व्यापार भारत होकर आप कह सकते हैं अरब महासागर के माध्यम से, लाल सागर के माध्यम से यूरोप पहुंच रहा था। निश्चित रूप से इसका प्रतिफल और इसका फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रहा होगा। तो पिछली जो चर्चा है खंड 1 की, उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग अब इस बात की चर्चा करते हैं कि दक्षिण एशिया, अब साउथ एशिया जिसे कहते हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क से जमीनी और समुद्री मार्ग दोनों से जुड़ चुका था। और ये जो मौर्योत्तर काल है, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी तक, ये इन 500 वर्षों में यही वो समय है जब यूरोपीय व्यापारी और उनके सेलर्स जो दक्षिण एशिया की एक बहुत बड़ी पहचान है यहाँ की जलवायु की, वो मानसून की है, और मानसून के बारे में उनकी जानकारी भी इसी समय बन रही है। तो मानसून हवाओं के रुख को पहचान कर या उसकी नमी को समझकर, उसमें जो समुद्री परिवर्तन होते हैं वेव्स की, उसको समझकर अब ये व्यापार हो रहा है। तो एक तरह से जो मैरीटाइम रिदम है ट्रांजैक्शन का, वो दक्षिण एशिया की रियलिटी के कंजोनेंस में है, उससे वो तारतम्य अपना बनाया हुआ है। और जो एक लंबा जुड़ाव है यूरोप से लेकर साउथ ईस्ट एशिया का, दक्षिण पूर्वी एशिया का, उसका एक महत्वपूर्ण भाग आप कह सकते हैं दक्षिण एशिया में जो डेक्कन एरिया है इंडिया का, साउथ इंडियन पेनिनसुलर एरिया है, वो बनता जा रहा है। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मैंने आपको पिछले खंड में बताया कि कैसे जमीनी मार्ग से भी सिल्क जो रूट है वो डाइवर्ट हो चुका है और इसका फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रहा है। अगर हम लोग ये जो पूरी जानकारी हमारी इस समय की बनती है उसके मुख्य ऐतिहासिक स्रोतों की चर्चा करें कि आखिर कहाँ से ये सारी जानकारी हम पाते हैं, तो आपने नाम सुना होगा पेरिप्लस ऑफ द इराइथ्रियन सी का। ये एक टेक्स्ट है जिसे एनोनिमस ग्रीक सेलर ने संभवतः लिखा था। इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है कि इसकी रचयिता कौन है, लेकिन
ये इस टेक्स्ट के कंटेंट्स अभी प्रिजर्व्ड हैं इन पार्ट्स, और संभवतः इसे पहली शताब्दी के जो लास्ट क्वार्टर में लिखा गया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। और इसमें हमें व्यापार की वस्तुएं, बंदरगाहों और बाजारों के नाम, जो नेविगेशन पैटर्न था उसकी जानकारी, भारतीय सागर के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों की आवागमन संबंधी जानकारी हमें मिलती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सिल्क ट्रेड है वो संभवतः पहले शुरू के दौर में ऐसा लगता है कि ज़मीनी मार्ग से इसका आवागमन हो रहा है, परंतु बाद में जो इंडो रोमन ट्रेड है वो समुद्री मार्ग से भी इसका सिल्क ट्रेड के जो आइटम्स थे वो यूरोप पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो नेचुरल हिस्ट्री है प्लिनी के द्वारा रचित, उसे संभवतः 79 ईस्वी में लिखा गया था, और रोम के बाजारों में भारत से निर्यातित जो वस्तु थे उसका प्रचुर मात्रा में इस टेक्स्ट में, नेचुरल हिस्ट्री में प्लिनी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यूरोप में जो भारतीय मूल के आइटम्स हैं, जो कमोडिटीज हैं, उसकी चर्चा यूरोप के ही टेक्स्ट में दी जा रही है। तो एक आप कह सकते हैं एक बड़ा पुख्ता एक एविडेंस है इस समय की काफी जो ल्यूक्रेटिव और काफी रिवार्डिंग विगरस मैरीटाइम इंटरकोर्स जो हो रहा है भारत के साथ, उसका। इसके अलावा जो टॉलमी की ज्योग्राफी है जो टेक्स्ट है, और इसे संभवतः दूसरी शताब्दी के मध्य में लिखा गया होगा, और इसके जो 7वें सेक्शन है, यानी इसका जो 7वां खंड है, वहां हमें भारतीय बंदरगाहों और शहरों का उल्लेख मिलता है। तो आप देखते हैं कि ये कोई एक टेक्स्ट में नहीं बल्कि कई सेंचुरीज में, ये जो मौर्योत्तर काल के जो 4-5 सेंचुरीज हैं उन सबों को कवर करते हुए यह बात कही जा रही है। और ये इंडियन सोर्स नहीं बल्कि ग्रीको रोमन सोर्स भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। इसके अलावा अगर भारतीय स्रोतों की बात करें तो निश्चित रूप से जातक कथाएं इस समय रची जा रही थी, और जातक कथाओं में भी रोम के साथ और विदेशियों के साथ जो व्यापार हो रहा है उसकी चर्चा हमें कई जगह मिलती है। बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो किस प्रकार से धन कमा रहे हैं, और उनके पास काफ़ी धन भी है, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है। तो कहानियों में भी आपको इसका इसकी परछाई आपको देखने को मिलती है। उसी प्रकार से संगम साहित्य, जो कि समकालीन दक्षिण भारत की सूचना हमें देता है, उस दक्षिण भारत में जो राजनीतिक क्रियाकलाप हो रहे थे, जो परिवर्तन हो रहे थे, ऑल्दो हम सभी जानते हैं कि मूलतः संगम साहित्य जो है वो दे आर लव पोएम्स, बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर literary source belonging to this period for this area, historians have tried very hard to extract whatever historical information that they can from Sangam literature. और यहाँ भी हमें संगम साहित्य में भी हमें यवनों का उल्लेख मिलता है, और सोने के आदान प्रदान का उल्लेख मिलता है, और इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो साहित्यिक स्रोतों से इतर अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो दक्षिण भारत में इस समय कई क्वाइन होर्ड्स भी पाए गए, और इन क्वाइन होर्ड्स में ज़्यादातर रोमन क्वाइंस हमें मिलते हैं, जिन्हें संभवतः बुलियन के तौर पर यूज़ किया जा रहा था, और कई लोकल करेंसीज भी मिलते हैं। यहाँ लोकल करेंसी का मतलब कोई आप आधुनिक सिक्कों की तरह नहीं समझे। लोकल करेंसी इन द सेंस कि वैसा कोई भी आइटम जिससे आदान प्रदान संभव हो सके, जो सुचारू रूप से आदान प्रदान को संभव कर सके। तो इस प्रकार के आइटम्स भी क्वाइन होर्ड्स में, और वो उसकी प्रीसियस नेचर को भी बताता है। यहाँ बुलियन और क्वाइंस में अंतर आप समझ लें
जब कोई कॉइन को बाजार की व्यवस्था में आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो कॉइन के तौर पर फंक्शनली ऑपरेट कर रहा है। परंतु अगर उसी कॉइन को बाजार मान लीजिए बहुत ज्यादा विकसित नहीं है और वो सोने के कॉइन्स हैं या चांदी के सिक्के हैं और आप उसे बहुमूल्य वस्तु मानकर आप कहीं रखते हैं, धन के तौर पर कहीं भूमि में गाड़ कर रखते हैं या उसे आभूषण के तौर पर पहनने लगते हैं, तो आप कह सकते हैं कि दे आर बुलियंस, दे हैव वैल्यू बट इट इज नॉट ऑपरेटिंग इन द मार्केट सिस्टम। वो एक्सचेंज के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है। उसका हो सकता है कल्चरल कोनोटेशन हो, उसकी वैल्यू एम्बेडेड है उसमें, लेकिन एक दूसरे संदर्भ में। तो इस प्रकार के कई रोमन कॉइन्स जिसे बुलियन के तौर पर यूज किया जा रहा था और लोकल करेंसीज कॉइन होड्स में हमें दक्षिण भारत के पुरातात्विक उत्खनन में मिलते हैं। इसके अलावा अरिकमेडु का नाम आपने सुना होगा। अरिकमेडु एक साइट है दक्षिण भारत में जहां इतालवी मूल के यानी इटालियन ओरिजिन के कई बर्तन मिले हैं, जिसे पुरातात्विक रिकॉर्ड्स में एरेंटाइन वेयर भी कहा जाता है। तो ये पुरातात्विक जो हमें एविडेंस मिलते हैं, ये सारे लिटरेरी रेफरेंसेस को काफी ठोस आधार प्रदान करता है कि ये यहां पहुंच चुके थे और ये कहीं सुनी बातें नहीं लिखी जा रही हैं। वैसे ही अगर आप विमला बेगली या रिचर्ड डैनियल के कामों को देखें, उनके रिसर्चेस को देखें, तो एम्फोरे या ग्लास वर्क्स के ऊपर काफी फोकस उन्होंने किया है कि कैसे ये हमें दक्षिण भारत में पुरातात्विक उत्खनन में मिलते हैं और इसका सीधा संदर्भ रोमन व्यापार से था। दूसरा एक मसला जिसके ऊपर इतिहासकारों के बीच काफी विवाद होता है, वो है कि ये जो व्यापार हो रहा था यूरोप का, आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया से, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह इलाकों से, और निश्चित रूप से अगर आप इसकी ज्योग्राफी देखें तो बीच में भारत का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो पड़ता है। तो इसमें भारतीयों की सहभागिता का स्तर क्या था, वो किस कैपेसिटी में, क्या वो इंटरमीडियरीज के तौर पर ऑपरेट कर रहे थे या वो खुद इनिशिएटिव ले रहे थे। तो ये जो सहभागिता का स्तर है भारतीयों का, उसकी चर्चा काफी हाल के रिसर्चेस में हुई है। और जो क्लासिकल सोर्सेज हैं ग्रीको रोमन वर्ल्ड के, अब जैसे प्लिनी की अगर हम बात करें और उसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की, तो प्लिनी यह लिखते हैं कि इंडिया केम नियरर द रोमन एम्पायर थ्रू द लव फॉर गेन, यानी भारत रोम के करीब आ रहा है किसी और कारण से नहीं, बल्कि उसे मुनाफा हो रहा है, वह मुनाफा चाहता है। इसलिए जो भारतीय व्यापारी हैं या जो इंडियन आइटम्स हैं वो ट्रांजैक्ट किए जा रहे हैं इस रोमन ट्रेड में। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि प्लिनी कीप्स लेमेंटिंग द नेट आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया इन रिटर्न फॉर द प्रीशियस आइटम्स फ्रॉम इंडिया ऑफ लग्जरियस कंजम्पशन। उसी प्रकार से अगर स्ट्रेबो की बात करें तो स्ट्रेबो लिखते हैं कि अबाउट 120 शिप्स सेल फ्रॉम म्योस हॉर्मोस, ये एक बंदरगाह है, काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसका उल्लेख कई ग्रीको रोमन सोर्सेस में हमें मिलता है, और ये लाल सागर के बिल्कुल मुहाने पर आप कह सकते हैं ये बंदरगाह है, काफी इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। So Strabo writes that about 120 ships sail from Myos Hormuz to India. और ये आपको इंटेंसिटी बताता है ट्रांजैक्शन का। वैसे ही Strabo further informs us about an embassy
सेंट बाय अ पांड्यन किंग, यहां संगम लिटरेचर की बात हो रही है या संगम पीरियड की बात हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द इंपीरियल पांड्यास, जो चोल चेर पांड्या जो 9वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी के आसपास के हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं संगम काल के यानी मौर्योत्तर काल के समय जो चोल चेर पांड्या थे, जिसका संगम साहित्य में उल्लेख है, उनकी बात कर रहा हूं। तो स्ट्रेबो लिखते हैं that an embassy was sent by a Pandyan king who ruled around Madurai to the Roman Emperor Augustus. वैसे ही प्लिनी भी काफी कुछ डेटा इस मसले पर छोड़ गए हैं, and on the basis of which historians have been able to chart the sea route to the west coast of India in 4 stages. और पिछले खंड में मैंने आपको बताया था कि अब जो हाल के रिसर्चेस में है उसमें ऐसा नहीं माना जाता है कि सीधे यूरोप से समुद्री मार्ग से अरबियन सी से भारतीय तटों तक लोग आ रहे थे। संभवतः उस प्रकार की नेविगेशनल टेक्निक्स डेवलप्ड नहीं हुई थी, उस प्रकार के स्ट्रॉन्ग शिप्स नहीं बने हुए थे, और इतने संसाधन को लेकर इस समुद्री मार्ग से यहां तक आना संभवतः डीप सी होते हुए इतना संभव नहीं रहा होगा। तो 4 आप कह सकते हैं लेग्स में, 4 स्टेजेस में वो अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचकर फाइनली वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया या पश्चिमी भारत के पश्चिमी तट तक आ रहे थे। जो रेड सी पोर्ट है म्योस हॉर्मोस, वहां या तो म्योस हॉर्मोस या बेरेनिस टू मुजिरिस, जो कि मुजिरिस हम सभी जानते हैं मालाबार कोस्ट में है, केरल इलाके में। तो ये सभी ऑल दीज आर मेंशन्ड एज मुसीरी, मुजिरिस इज मेंशन्ड एज मुसीरी इन दी संगम लिटरेचर। संगम साहित्य उसे इसी मुजिरिस, जिसका उल्लेख ग्रीको रोमन सोर्सेज में है, उसे मुसिरी के नाम से संगम साहित्य में उसका उल्लेख हमें मिलता है। और ये जो म्योस हॉर्मोस से लेकर मुसिरी तक का सफर है समुद्री मार्ग से, यही 4 भागों में खंडित था। और दिस पॉसिबली वॉज द शॉर्टेस्ट एंड सेफेस्ट रूट that was covered in 40 days by following Hippalus winds. तो इस तरह का उल्लेख हमें ग्रीको रोमन सोर्सेज में मिलता है। आपसे मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि ये हिप्पैलस को आप मॉनसून के तौर पर समझिए। उन्होंने कई इतिहासकार कहते हैं कि हिप्पैलस मॉनसून के लिए शब्द संभवतः नहीं है, परंतु मूलतः अगर आप मोटे तौर पर देखें तो मॉनसून की जानकारी अब रोमन सेलर्स को हो चुकी थी, और संगम लिटरेचर में भी यवनों का उल्लेख है, उन बंदरगाहों का उल्लेख है जिन बंदरगाहों का उल्लेख ग्रीको रोमन सोर्सेज में भी है। तो मुजिरिस से म्योस हॉर्मोस से लेकर या बेरेनिस से लेकर मुजिरिस तक का सफर संभवतः 4 खंडों में हो रहा था, और इस तरह से वो डीप सी में जो नेविगेशन है उसको अवॉइड कर रहे थे। और वो अवॉइड इसलिए कर क्योंकि मॉनसून की जानकारी अब उन्हें हो गई थी, और वो जानते थे कि गर्मी के मौसम में या बारिश के मौसम में इन समुद्री मार्ग को प्रयोग करना खतरे से खाली नहीं है। तो वो तटीय क्षेत्रों से होते होते इन जगहों तक पहुंचते थे। अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन इंडिया फ्रॉम द वेस्ट वॉज पेतेलिन। इंडस जो रिवर है, सिंधु नदी है, उसका जो डेल्टा है जहां वो अरब महासागर में मिलता है, तो उस इलाके तक जो पहला कांटेक्ट है, यानी यूरोपियों का पहला जो कांटेक्ट पॉइंट है सब कॉन्टिनेंटल लैंड में, वो यही था। और उसके पश्चात ये जो सिंधु नदी के बिल्कुल डेल्टा पर पहुंचने के पश्चात वो पोर्ट ऑफ बेरबेरिकम तक आते थे, और पोर्ट ऑफ बेरबेरिकम इज द मिडिल माउथ ऑफ इंडस। वो भी सिंधु नदी के डेल्टा पर ही स्थित है, लेकिन भारत से ज्यादा करीब। और वहां से वो सिजेरियस या जयगढ़ पहुंचते थे, जो कि कोंकण इलाके में है, और अंतोगत्वा
फिर वो पश्चिमी तट से होते हुए, वो समुद्री मार्ग से तट के बिल्कुल सटे इलाके से होते हुए डीप सी को अवॉइड करते हुए मालाबार कोस्ट तक पहुंचते थे, मुजिरिस बंदरगाह तक। तो आप मोटे तौर पर यह भी समझ सकते हैं कि मॉनसून के बारे में बढ़ती जानकारी के साथ यह समुद्री मार्ग धीरे धीरे भारत के पश्चिमी तट से हटकर दक्षिणी तट की तरफ आता गया। तो शुरुआती दौर में आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल जो तट है, तटीय इलाके से सटकर वो आ रहे हैं ताकि उन्हें डीप सी में नहीं जाना पड़े। परंतु मॉनसून विंड्स की जो प्रकृति है, उसकी जो रिदम है, उसका जो साइकिल है, जब उसके बारे में उनकी जानकारी हो गई, तब वो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अरेबियन सी में, डीप सी में भी विचरण संभवतः करने लगे। और उसके बाद फिर एक डायरेक्ट जो इंटरैक्शन है पश्चिमी तटों को छोड़कर भी, वो सीधे दक्षिण के तटों तक आ रहे थे। लियोनेल कैसन का काफी एक विस्तृत काम है, जो ग्रीको रोमन क्लासिकल सोर्सेज हैं व्यापार संबंधित, भारत के साथ जो व्यापार हो रहा था, ये मैरीटाइम जो व्यापार हो रहा था उससे। और हिज स्टडी related to this trade shows that parts of the western seaboard of India would remain closed during the height of monsoon। तो अभी जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि मॉनसून की प्रकृति समझने के बाद उन्हें अब ये अंदाजा लग गया था कि इन वर्षों में, इन महीनों में, जैसे जुलाई और अगस्त का महीना होता है, कैसे वो इसे अवॉइड करें कि भारत के पश्चिमी तट पर वो नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां काफी नेविगेशनल डिस्टर्बेंस की संभावना, उसकी आशंका बनी रहती थी। और उसके पश्चात वो फिर ये जो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट है वो पुनः उसे ऑपरेशनल कर देते थे। Therefore, the maritime activity on the western seaboard happened only around the late August and early September। तो जो पश्चिमी तटीय इलाका है वहां अगस्त के अंत और सितंबर के शुरुआत के दौर में ही जाकर ये जो व्यापार संबंधी गतिविधियां हैं वो शुरू हो पाती थी। और कैसन हमें यह भी बताते हैं कि एक्चुअल सेलिंग टाइम जो है अब मॉनसून की जानकारी के पश्चात संभवतः 40 दिनों का नहीं बल्कि 20 दिनों का ही था। प्लिनी हमें बताते हैं 40 दिनों का समय, और कैसन कहते हैं कि मॉनसून की जानकारी के पश्चात वो समय काफी कम हो गया होगा, सिकुड़ गया होगा। वैसे ही सिडेबॉटम ने भी इसके ऊपर काफी रिसर्च किए हैं और उन्होंने बताया है, पर्टिकुलरली ऑन द बेसिस ऑफ गल्फ आर्कियोलॉजी। तो पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में उनकी एक असर्शन है दैट प्रायर टू द रोमन ट्रेड विथ इंडिया it was the Persian Gulf which had played a similar role in the Western Indian Ocean। तो उनका कहना है कि ये जो रोम के साथ मौर्योत्तर काल में भारत का समुद्री मार्ग से व्यापार हो रहा है, इसके पहले के काल में पर्शियन गल्फ ऑफ पर्शिया ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा इस ट्रांजैक्शन में। रोम के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है एशिया का, उसमें पर्शियन गल्फ वाज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके पश्चात मॉनसून की जानकारी हो गई, भारतीय तटों की जानकारी हो गई, और इसके पश्चात जो है वो फोकस पर्शियन गल्फ से हटकर रेड सी की तरफ चला जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि पेरिप्लस ऑफ द इराइथ्रियन सी का मतलब रेड सी से है। तो जब रेड सी महत्वपूर्ण हो जाता है इंडो रोमन ट्रेड में, तो अब जो पश्चिमी तटीय भारत के साथ जो व्यापार हो रहा है वो और सघन तरीके से शुरू हो चुका है। नाउ रेड सी हैड बिकम द प्रिंसिपल सी लेन इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन फॉर द सी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द रोमन वर्ल्ड।
अब आप इसको इस बात से जोड़िए जिसकी चर्चा हम लोग सिल्क रूट के संबंध में कर रहे थे। यही वो समय रहा होगा जहां सिल्क रूट की डिसरप्शन जो हो रही है उससे कैसे ये जो मैरीटाइम ट्रेड रूट है रोमन वर्ल्ड का इंडिया के साथ, वो इंटीग्रेट हो गया। तो आइटम्स को यूरोप पहुंचना है और अब समुद्री मार्ग का प्रयोग करते हुए, वो जमीनी और समुद्री मार्ग दोनों का प्रयोग करते हुए वो सीधा रेड सी की तरफ पहुंच रहा है। अब उसे पर्शियन गल्फ तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि पर्शियन गल्फ या ईरान का जो क्षेत्र है वो डिस्टर्ब्ड है पार्थियंस के कारण, उनकी एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसी के कारण। तो एक सर्कमवेंशन की जो नीड थी, रिक्वायरमेंट थी ट्रेडर्स की, वो पूरी होती दिख रही है कुषाणों के समय में, मौर्योत्तर काल में भारतीय भूमि के अंतर्गत। वैसे ही जेएफ सैलिस ने भी इसके ऊपर काफी लिखा है। एंड सैलिस emphasizes that importance of port hinterland relationship over the historiographical importance to the western littoral in the Indo-Roman trade. तो सैलिस का ये कहना है कि केवल हम केवल जो तटीय क्षेत्र में व्यापार हो रहा है, केवल ध्यान हम उसी ओर केंद्रित न रखें, क्योंकि ऐतिहासिक रचनाओं में इसी के ऊपर काफी लिखा गया है, परंतु सभी यह बात भूल जाते हैं कि उन तटों के बीच, चाहे पश्चिमी तट हो भारत का और पूर्वी तट हो जो कोरोमंडल कोस्ट है, तो कोंकण कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट के बीच जो आवागमन हो रहा है लैंड रूट से, जिसे पोर्ट हिंटरलैंड रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण रहा था इस समय। और इसी क्रम में वो हमें बारबेरिकम से लेकर बैरीगाजा, जो कि नर्मदा नदी जहां अरेबियन सी में मिलती है वहां अवस्थित है, मुजिरिस जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं मालाबार कोस्ट में, इन सभी बंदरगाहों की वो चर्चा करते हैं। टॉलमी अपने पुस्तक ज्योग्राफी में हमें बताते हैं about the growing importance of eastern coast ports from 150 CE onwards। तो दूसरी शताब्दी के मध्य से जो पूर्वी कोरोमंडल कोस्ट्स हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण हो रहे हैं, जैसे कोरकाई का उल्लेख कोलची जो स्थानीय स्रोतों में लिखा गया। वैसे ही खैबेरोस को आइडेंटिफाई किया गया है, कावेरी पट्टनम, संगम लिटरेचर का कावेरी पट्टनम। तमिलाइट्स को ताम्रलिप्त के तौर पर समझा गया है। तो ये कुछ इंडो ग्रीक रेफरेंसेस हैं बंदरगाहों के, जिन्हें काफी हद तक जो भारतीय स्रोतों में बंदरगाहों का उल्लेख है उससे जोड़कर समझने की कोशिश की गई है। तो हम कह सकते हैं कि ही इज द फर्स्ट ग्रीको रोमन स्कॉलर टू इन्फॉर्म अस अबाउट द बे ऑफ बंगाल। और आप कह सकते हैं कि जो इंडो रोमन ट्रेडर्स हैं वो अब केवल पश्चिमी तट तक की जानकारी नहीं रखते हैं, बल्कि उनकी पुस्तकों में भारतीय जो पेनिनसुला है उसका जो ईस्टर्न कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है, उस पर जो बंदरगाह है उसकी जानकारी भी उन्हें होती जा रही है। तो आप इस प्रकार के रेफरेंसेस से और पुरातात्विक जो एविडेंस है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मौर्योत्तर काल में एक सघन तरीके से रोम के साथ और आप कह सकते हैं यूरोप के साथ और एक सिल्क रूट का जो डाइवर्जन है उसके फलस्वरूप चाइना से भी जुड़ाव हो चुका था। तो एक काफी बड़ा भाग प्लैनेट अर्थ का जहां सिविलाइजेशंस थ्राइव कर रहे थे उसके बिल्कुल मध्य में भारत अपनी सहभागिता प्रदान कर रहा था। और जो भी रेफरेंसेस आते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड वगैरह से रिलेटेड, they talk very positively in terms of Indian gains in this transaction. Thank you.